Hello everyone, in this video we are going to study class 10th science chapter 3 metals and non-metal. Metals and non-metal का ये part 6 है. Topics to be covered in the chapter metal non-metal physical properties. ये 8 physical property हम already cover कर चुके हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो ये 5 केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम कवर कर चुके हैं. अकरेंस ऑफ मेटल हम पढ़ रहे थे जिसमें एनरिचमेंट ऑफ ओर के ये जो स्टेप्स हैं एक्सट्रैक्शन के, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये 3 स्टेप्स हैं बेसिकली. तो इन 3 स्टेप्स के बारे में हम पढ़ रहे थे. अगर आपने इससे पहले के टॉपिक्स हमारे साथ स्टडी नहीं किया है तो आई बटन में आपको एक लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां जाके ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं. तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर में ये थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल. रिफाइनिंग ऑफ मेटल में होता क्या है इसके बारे में ध्यान से समझते हैं. ये 3 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से हर बार सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड पूछता है. रिफाइनिंग ऑफ मेटल में एक्चुअल रिफाइनिंग का मतलब ये है कि हर पार्टिकल ऑफ मेटल जो है वो प्योर हो जाता है, वो किसी भी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ नहीं होता. रिफाइनिंग का मतलब है कि प्योरेस्ट थिंग हमें मिलती है और ये बहुत ज़्यादा महंगी है. लेकिन रिफाइनिंग का है कि कोई भी चीज़ उसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं होती, मिक्सचर नहीं होता वो. द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. तो हम रिफाइनिंग में भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात कर रहे हैं. आइए इसके सेटअप के बारे में पढ़ते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम कॉपर कैसे निकालें इसके बारे में समझते हैं कि क्या क्या होना चाहिए. इलेक्ट्रोड एनोड इज थिक मेड ऑफ इम्प्योर कॉपर. ये एनोड है, इसको हमने बनाया है थिक मतलब थोड़ा मोटा बनाया है. और इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर का मतलब है कि कॉपर एग्जैक्ट कॉपर नहीं है. इम्प्योर मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज या फिर कुछ अदर पार्टिकल्स मैच्ड हैं. ये ध्यान रखिएगा कि ये थिक है और इम्प्योर कॉपर है. फिर है इलेक्ट्रोड कैथोड इज थिन मेड ऑफ प्योर कॉपर. ये इलेक्ट्रोड कैथोड जो है ये एक पहली बात तो थिन है प्योर कॉपर. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइज सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट. क्योंकि इस कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक जगह हमने इस्तेमाल किया इम्प्योर कॉपर एनोड के लिए, फिर प्योर कॉपर कैथोड के लिए और फिर कॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन के साथ इसको रखा गया. ध्यान रखिएगा ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है. एसिडिफाइड मतलब इसमें H2SO4 या फिर HCl का 1-2 ड्रॉप्स डाले गए हैं ताकि रिएक्शन आसानी से हो सके. अब पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के बारे में. अब यहाँ पे होता क्या है इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं. ये बहुत लंबा सेंटेंस है, मुझे भी कई बार समझने में प्रॉब्लम्स होती थी लेकिन अब मैंने इसको समझ लिया है. आप भी इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही सेंटेंस आपको सब कुछ बताने वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में. हमने अच्छे से सेटअप के बारे में पढ़ लिया है कि कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है. एनोड बनता है थिक प्योर कॉपर का, कैथोड बनता है थिन प्योर कॉपर का और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट. जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो इम्प्योर मेटल का जो हमने कैथोड बनाया, इम्प्योर मेटल है यहाँ पे इम्प्योर कॉपर का जो हमने एनोड बनाया, वहां से कॉपर जो है वो इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है. उसके बाद ये जो कॉपर पार्टिकल्स हैं प्योर मेटल के ये आके डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड के ऊपर. तो इस सेंटेंस का अर्थ ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इम्प्योर कॉपर जो एनोड है वहां से डिसॉल्व होके इस सॉल्यूशन में आता है और इस डिसॉल्व सॉल्यूशन से जो कॉपर है वो कैथोड पे आके इकट्ठा हो जाता है. नेक्स्ट है द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड इज कॉल्ड एज एनोड मड. तो एनोड मड जो भी पार्टिकल्स इनसॉल्युबल हैं वो कैथोड की तरफ नहीं जा पाते और वो इस सॉल्यूशन में नीचे रह जाते हैं. इसको हम कहते हैं एनोड मड. कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि एनोड मड किसे कहते हैं. तो एनोड मड का ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज जो सॉल्यूशन में नहीं घुल पाती और एनोड इलेक्ट्रोड के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं
उसे हम एनोड मड कहते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने ये कहा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एनरिचमेंट ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये 3 स्टेप्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं इस चार्ट को बताऊंगा। तो हम पढ़ते हैं इस चार्ट के बारे में। ये हमारा ओर है, इसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ओर से हमने गैंगवे निकाल लिया। गैंगवे का मतलब हमने सैंड को, क्ले को, सिलिका को निकाल लिया, तो इसे हम कहते हैं रिमूवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर यहाँ पे 3 तरीके से है। पहला है मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी, दूसरा है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तीसरा है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो पहले फर्स्ट में मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। उसके मॉल्टन ओर थे हमारे पास, उसको जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जैसे ये हमारा क्लोराइड एक मॉल्टन ओर है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें प्योर मेटल मिलता है। कैथोड पे और एनोड पे इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। सेम ऐसे ही मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं, उनमें कार्बोनेट ओर होता है और सल्फाइड ओर होता है। इस कार्बोनेट ओर में को हम करते हैं कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर को हम कहते हैं रोस्टिंग। तो यहाँ पे हमें मेटल ऑक्साइड्स मिल जाते हैं और इस मेटल ऑक्साइड को हम रिडक्शन करते हैं किसके साथ, कोक के साथ, कोक या फिर हम कह सकते हैं कार्बन के साथ, तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अगर हम लो रिएक्टिविटी की तरफ बात करें तो हमारे पास है सल्फाइड ओर। इस सल्फाइड ओर को सिर्फ रोस्टिंग करते हैं यानी हीट करते हैं, तो उसके बाद मिल जाता है हमें मेटल। और ये प्रोसेस है रिफाइनिंग की, जो मैंने आपको इस वीडियो में इससे पहले बताई। ध्यान रखिएगा, रिफाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और 3 नंबर का कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके जो स्टेप्स हैं रिफाइनिंग के, वो है पहले कि सेटअप क्या है और उसके बाद है वर्क। ये वर्क कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं आई हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर ये चैनल है, इसकी एक वेबसाइट है theeducationplanet.org, वहाँ पे जाके लिख सकते हैं और इससे रिलेटेड नोट्स को पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।